हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर थर्ड हम पढ़ रहे हैं जिसमें रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स की बात की गई है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होते हैं और प्लीडर कौन होते हैं और पार्टी को कौन पार्टीज़ होती हैं जिनको कोर्ट में अपेयर करना होता है, अपेयर होना होता है। जहाँ रूल 1 में हमने पढ़ लिया था कि पार्टी खुद आएंगी कोर्ट में या अपने एजेंट को भी भेज सकती हैं या फिर उनके बिहाफ पे वो किसी प्लीडर को भी भेज सकते हैं और क्या क्या काम करने के लिए, अपेयर होने के लिए, अप्लाई करने के लिए या फिर एक्ट करने के लिए पार्टी के बिहाफ पे एजेंट या फिर प्लीडर भी आ सकता है। तो जहाँ अपेयरेंस ऑफ पार्टी की बात रूल 1 में है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात रूल 2 में है और प्लीडर की बात रूल 4 में है। और मैंने कल आपको बाइफर्केशन बताया था कि हम 3, 5 और 6 ये 3 जो हमने रूल पढ़ने हैं वो आज कवर करने हैं। तो हम तीनों को आज कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप जानते ही हो अनअकैडमी पर अगर आप स्पेशल क्लासेस अभी तक आपने अवेल नहीं करी हैं, मौका मत हाथ से जाने दो। मेरी अभी क्लासेस चल रही है इंडियन एविडेंस एक्ट की, उसके साथ साथ रोज़ मॉक टेस्ट में ले रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। 20 आपका सीरीज़ चलता है, 20 क्वेश्चंस का मैं मॉक टेस्ट लेती हूँ। अर्चना कोड यूज़ करके स्पेशल क्लास के लिए आप कोड को यूज़ करके अनलॉक कर लीजिए बच्चों, देरी मत कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी ही ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, आपको ये हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मेरा कोर्स ज़रूर यूज़ कर लेना अर्चना, ताकि आप इसको जो है फ्री लाइव क्लासेस की एक्सेस ले सको। आपको अगर जुडिशरी क्लियर करना है, जुडिशरी का भी नहीं है, अगर कोई और आपका गोल है लॉ से रिलेटेड, तो वो सब आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला है अगर ये स्पेशल क्लासेस को अवेल करते हो। इस स्पेशल क्लासेस के अलावा अगर आप एक बार आप फोकस बना ही लियो कि हमें जुडिशरी में ही जाना है, तो उस केस में आप प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जा सकते हैं। उधर उधर मत ताको, मत सोचो, बिना देरी करे इस चीज़ को अवेल कर लीजिए। बिकॉज इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर मिलते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं आपको टेस्ट क्विज़ सब आपको मतलब आपकी प्री से लेकर के मेन से लेकर के इंटरव्यू तक की लैंग्वेज की सब प्रिपरेशन आपकी कराई जाती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलते हैं सारे नोट्स। एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कम्प्रहेंसिव बैच है ये फाउंडेशन बैच है, जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है। स्पेसिफिक डेट बताऊं तो 9 जून से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप इस प्लस सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हो तो यूज़ ज़रूर कर लेना अर्चना कोड 10% ऑफ के लिए। और ये हमारा जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पर अच्छे अच्छे एजुकेटर्स आप लोग के लिए लेके आए। 1 साल का बैच है ये, यूपी, दिल्ली या जिस भी जुडिशरी की आप प्रिपरेशन करो, बिकॉज दिस इज़ फाउंडेशन बैच। तो लैंग्वेज भी है, आपका मेन एक्ट, मेजर एक्ट, सब माइनर एक्ट सब इसके अंदर कवर होंगे। तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा ज़रूर, मतलब आप स्पेशल क्लासेस देखेंगे तो आपको उससे आइडिया भी हो जाएगा। तो स्पेशल क्लासेस देखने के बाद आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जुडिशरी का मेरा गोल है और मुझे अचीव करना ही है, मैं फिर से बोलूँगी उधर उधर ताकने से अच्छा है कि आप अनअकैडमी पर ही फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट अनअकैडमी आपको देता है। आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन देखता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके होते हैं, आपके मॉक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, आपको एग्जामिनेशन में कैसे अपीयर होना है, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आप अपनी टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जो है डिस्कशन भी होता है। और अवेल करने के लिए ये कोड लगाना मत भूलना। आप अगर सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो अपने मोबाइल में आप इस तरह से देखेंगे, गेट, आप जब खोलेंगे अनअकैडमी की ऐप तो उस पर इस तरीके से आता है, वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन होगा, ये सब्सक्रिप्शन प्लान होंगे, जो भी प्लान आपको लेना है आप ले लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर रेफरल कोड के लिए बोलेगा, तो रेफरल कोड में आपको पता ही आपने अर्चना लगाना है और फिर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन के प्लान है, जहाँ 1 महीने के लिए ये 3 महीने। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप बिल्कुल सोच ही लियो कि हमें जाना ही है तो आप 12 मंथ्स के लिए जाइए। एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, 2635 रुपीज़ का पर मंथ पड़ता है, जिसकी टोटल कॉस्ट 31,625 है, मतलब 12 मंथ्स की। और उस पर अगर आप ये मेरा कोड लगा लेते तो सोचो 10% आपको और ऑफ मिल जाएगा। और प्लस अगर आपको कोई लगता है कि नहीं मुझे एक साथ नहीं अमाउंट पे करनी, तो EMI के थ्रू भी आप जा सकते हो। तो जब आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं तो फिर कहीं और क्यों जाना। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपने ये वाला जो मैंने आपको बताया कि 9 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है आपने इसके लिए ये सोच के लिए हैं और फिर उसके बाद अगर कोई और बैचेस भी स्टार्ट होते हैं तो वो क्लासेस आप नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप क्लासेस देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि आप जब सब्सक्रिप्शन वाले प्लान पे जाते हो ना, मतलब जब आप ये देखते हो तो आपसे ये नहीं पूछते हैं कि आपने कौन सा प्लान लेना है। इट्स अबाउट ऑल, मतलब आप प्लस कोर्स देख रहे हो तो आप कोई भी देख सकते हो। अगर इस कोर्स के अलावा मतलब जो फाउंडेशन बैचेस के अलावा भी अगर कोई और बैच भी आप क्लासेस लेना चाहते हो ले सकते हो,
कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार आपने पेमेंट कर दी, फिर प्लस की जितनी भी क्लासेस हैं सभी का एडवांटेज आपको मिलेगा। तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, एक स्पेशल क्लासेस से आपको हिंट भी मिल जाएगा। तो कल हमने बाइफर्केशन समझ ही लिया था। 1 to 4 में क्या हमने पढ़ा था, रूल 1 में अपीयरेंस, रूल 2 में रिकॉग्नाइज एजेंट और रूल 3 में प्लीडर। आज हमने सर्विस ऑफ प्रोसेस को पढ़ना है, रूल 3, 5 और 6। तो रूल 3 क्या कहता है, बड़े इजी है, ये बहुत ही ईजी है, तो बिल्कुल परेशान मत होना कि CPC है, डर लग रहा है। ये तो ठीक है कि काफ़ी सारा लंबा मतलब इसमें प्रोसीजर है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर ऑर्डर हो गए, सेक्शन हो गए, तो ये थोड़ा है तो सही भाई। अब लेकिन क्या कर सकते हैं, समझेंगे तो सब हो जाएगा। रोज़ रोज़ पढ़ेंगे ना, अपने आप लर्न होता चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लर्न नहीं होता, जब रोज़ रोज़ एक चीज़ हमारे प्रैक्टिस में रहती है तो अपने आप लर्न होती है। रूल 3 कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या हमने कहा कि ठीक है एजेंट हमारे बिहाफ पे, अगर हम पार्टीज़ हैं, मैं प्लेंटिफ हूँ, मेरे बिहाफ पे क्या मेरा एजेंट जा सकता है क्या? ठीक है, जब एजेंट को आपने अपॉइंट कर लिया रूल 2 में, तो उसको वो जा भी सकता है। तो फिर कह रहे हैं कि उसको सर्विस ऑफ प्रोसेस हो सकता है, प्रोसेस की सर्विस हो सकती है, समन जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो यही बात रूल 3 कहता है कि कोई भी प्रोसेस जो होता है वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पर सर्व किया जा सकता है, और इसका इफेक्ट ऐसा ही रहेगा, समझिएगा, पार्टी को दिया गया। कोई भी समन अगर जाता है, मतलब सर्विस ऑफ प्रोसेस क्या हुआ, समन ही हुए ना, तो समन अगर कोई पार्टी के पास ना जा करके एजेंट के पास चला जाता है जिसको कि रिकॉग्नाइज्ड किया गया है रूल 2 में कोर्ट के द्वारा, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि मानिएगा कि एजेंट ने नहीं, खुद जो है वो पार्टी ने लिया है। हमें अच्छे से पता है, प्रिंसिपल के पास नोटिस गया, एजेंट के पास नोटिस गया, एक ही बात होता है, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल, है ना, ये रूल है ना, कॉन्ट्रैक्ट में भी हम पढ़ के आते हैं कि नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। तो ये इतना ही इफेक्टिव होगा जैसे कि प्रिंसिपल को, जैसे कि पार्टी को दिया गया है। अगर उसमें फिर कंडीशन है, अगर कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करती ना, इसका क्या मतलब, वो अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब वो अन्यथा, अन्यथा का मतलब ये तो रूल हो गया कि ठीक है, अगर प्रिंसिपल नहीं है, एजेंट को तामील कर दी है समन की, तो एक ही बात है। लेकिन अगर कोर्ट बोलती है नहीं, एजेंट नहीं, पार्टी को ही दे के आओ, तो उस केस में फिर एजेंट की नहीं बात चलेगी। एजेंट को अगर दे दिया समन तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, पार्टी को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं किया, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी, तो एजेंट को अगर दे दिया गया है तो सेम इफेक्ट होगा जैसे कि प्रिंसिपल को दिया। सब रूल 2 हमारे रूल 3 का क्या कहता है कि जो सर्विस ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड जो इसमें प्रोविज़न है, इसका मतलब ये है कि ऑन ए पार्टी टू सूट शैल अप्लाई टू सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। तो अगर कह रहे हैं कि पार्टी पे कर दिया, तो उसका मतलब रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे ए व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति कहीं और मतलब रह रहा है, और इसका जो एजेंट रहता है वो कहीं और रह रहा है। सूट इंस्टीट्यूट उस जगह पर हुआ जहाँ ये एजेंट रह रहा है। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि समन जो है वो प्रिंसिपल को दे दिया गया है, तो इसका इफेक्ट भी ऐसा ही रहेगा कि एजेंट को भी दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो प्रिंसिपल नहीं आएगा, चलेगा, एजेंट आ जाएगा उसके बिहाफ पे तो भी चल जाएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर कही गई है। अब रूल 5 क्या कहता है, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। वो एजेंट की बात थी या प्लीडर की बात हुई, तो रूल 4 में हमें प्लीडर बताया गया। तो रूल 4 हमें प्लीडर के बारे में कहता है। रूल 5 कहता है कि अगर प्लीडर को सर्विस ऑफ प्रोसेस किया जाता है, मतलब प्रोसेस की सर्विस की जाती है, तो वो भी ऐसा इफेक्टिव होगा जैसे कि पार्टी को किया गया। एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर हु हैज़ बीन डली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट फॉर एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस। समझिएगा, या तो उसके जाकर के उस व्यक्ति को मतलब प्लीडर को दे आए, या उसके ऑफिस में छोड़ आए, या फिर जहाँ वो रहता है वहाँ दे आए, यही मान लिया जाएगा किसका मतलब प्लेंटिफ को दे दिया गया। एंड वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नोट। अब इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उस समन में लिखा हुआ है कि पार्टी को खुद आना है, या फिर यही कहा है कि प्लीडर भी आएगा तो चल जाएगा। अगर ये भी मेंशन हुआ है ना समन के अंदर कि पार्टी को खुद आना पड़ेगा, तो भी दिया जा सकता है प्लीडर को। एंड वेदर द सेम इज़ फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नोट, नहीं फ़र्क पड़ना, किसी प्लीडर को दिया जा सकता है। और ये मान लिया जाएगा कि ये डेली कम्युनिकेटेड, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, शैल भी प्रिज्यूम, शैल लिखा है तो उसका मतलब कंपलसरी है, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि ये जो है पार्टी को दे दिया गया। किस पार्टी को, जिसको कि प्लीडर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसमें भी यही बात आ जाती है कि अगर कोर्ट इस अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करती, कुछ और नहीं कहती है, तो फिर शैल प्रिज्यूम, शैल बी प्रिज्यूम्ड कि अगर प्लीडर को दिया गया है प्रोसेस ऑफ सर्विस, या हम कहेंगे सर्विस जो हुई है प्रोसेस की वो प्लीडर को हुई है, तो मान लिया जाएगा कि इसको कम्युनिकेट किया गया है पार्टी को। और इसका जो इफेक्ट होगा वो भी सेम ही होगा जैसे कि पार्टी को खुद को दिया गया है। सिंपल है ना बड़ा।
अब आता है रूल 6। तो रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। अब आप कहोगे ये पहले भी हमने पढ़ा, हम भाई रूल 3 में भी यही पढ़ के आए हैं, ये क्या हो गया, ये कुछ अनोखा बात होगी क्या? क्या कहना चाह रहे हैं वो? ऐसा कहना चाह रहे हैं कि रूल 2 में जो हमने जो है एजेंट कहा था, उसको जो हमने प्रोसेस की सर्विसिंग कराई थी वो रूल 3 में करा दी थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहते हैं जहाँ पर कि केस इंस्टीट्यूट हुआ है, तो उसको रूल 2 के अलावा भी किसी और व्यक्ति को भी अपॉइंट किया जा सकता है एजेंट के तौर पर। यहाँ पर सेम सिंपल सी बात कहता है सब रूल 1 हमारा रूल 6 का कि बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2 एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस। लेकिन किस लिए? कि उसको हम सर्विस करवा सकते हैं, किसकी? प्रोसेस की। फिर सब रूल 2 कहता है कि जो अपॉइंटमेंट किया गया है, जो ये अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, जो हमने भी बताया, ये अपॉइंटमेंट जो होता है वो स्पेशल या फिर जनरल तरीके से हो सकता है और इसके कराने के बाद एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा, शैल लिखा है, इंस्ट्रूमेंट बनाया जाएगा रिटन में और प्रिंसिपल के द्वारा साइन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? कि अगर क्या कह रहे हैं कि अगर जो है 2 बातें यहाँ पर है, ये अपॉइंटमेंट स्पेशल भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, और इसके साथ साथ कहा वर्ड यूज हुआ है एंड शैल बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अपॉइंटमेंट कैसे बनेगा? एक इंस्ट्रूमेंट में बनेगा, इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में होगा, रिटन में होगा, प्रिंसिपल उस पर साइन करेगा और अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, इफ द अपॉइंटमेंट इज जनरल, ए सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। तो जब अपॉइंटमेंट हो गया, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था प्लीडर के केस में कि अपॉइंटमेंट होने के बाद में एक कॉपी जो होती है कहाँ पे जाती है? वो जाती है कोर्ट में। आप प्लीडर के केस में बताया था वकालतनामा होता है ना, वकालत पत्र होता है, और यहाँ पर हमने कहा एक एप्लीकेशन बनाकर, एक इंस्ट्रूमेंट बना के जिसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा एजेंट है, वो सर्टिफाई करा करके वो कोर्ट में फाइल हो जाएगा। फिर रूल 6 का सब रूल अब आता है हमारा सब रूल 3 हमारे रूल 6 का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूँ मैं? इसलिए क्योंकि जहाँ पर हमने कहा कि रूल 2 में एक रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को हमने अपॉइंट किया, एक प्लीडर को अपॉइंट करा, हमने कहा रूल 4 में, ठीक है। अब इनको तो अपॉइंट कर लिया गया, लेकिन कहीं पर अगर ऐसा हो कि अपॉइंट नहीं किया गया है किसको? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को या प्लीडर को, तब ये हमारा सब रूल 6 ये कहता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी स्टेज पर, सूट की किसी भी स्टेज पर एक ऑर्डर कर सकती हैं पार्टी को जिन्होंने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं अपॉइंट नहीं करा है या प्लीडर को अपॉइंट नहीं करा है, तो कह सकते हैं पार्टी को ऑर्डर कर सकते हैं कि अपॉइंट कीजिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, और वो जो अपॉइंट किया गया है एजेंट है, वो जो जुरिस्डिक्शन में रहता है कोर्ट के, वो एक्सेप्ट करेगा सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन दिस बिहाफ। समझिएगा, ऑन हिज बिहाफ। यानी कि समझ में आ गया हमें कि रूल 2 कहता है कि एक व्यक्ति अपने बिहाफ पर एजेंट को अपॉइंट कर लेगा। से फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति सूरत में रहता है और दूसरा व्यक्ति केरला में रहता है, उसका बिजनेस केरला में है जो सूरत वाले बंदे का, तो उसने क्या किया? एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया केरला में कि आप मेरा काम यहाँ पर देख लोगे, ठीक है। अब वहाँ पर कोई सूट आ जाता है केरला में, तो उस केस में व्यक्ति सूरत से बार बार तारीखों पे नहीं आ सकता, तो वो जो एजेंट है उसको ही कह देगा कि आप चले जाओ, तो उसको कह दिया रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो गया रूल 2 में, है ना। हमारे ऑर्डर 3 के रूल 2 में वो हो गया रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। अब कह रहे हैं कि अगर उसने अपॉइंट नहीं किया तो अब उस पर समय पता है समन की तामील उस पर हो जाएगी रूल 3 के अंदर। ऑर्डर 2 में हमने अपॉइंट कर दिया केरला वाले बंदे को एजेंट, और सर्विस ऑफ प्रोसेस होगा, तो हम कह रहे हैं कि रूल 3 में इस व्यक्ति को हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं एक बात, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम कह रहे हैं कि अगर अपॉइंट नहीं किया उसने, तो अपॉइंट नहीं किया तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती हैं सूट की किसी भी स्टेज पर कि व्यक्ति अपना एजेंट अपॉइंट करे जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं। अब ये जुरिस्डिक्शन कैसे आएगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है बी, ये सूरत में रहता है, केरला में रहता है। अब क्या हुआ? ये इसका एजेंट है, यहाँ पे काम करता है, चलो हमें समझ में आ गया, ये इसका एजेंट है और ये केरला में इसके बिहाफ पे काम करता है। अब अगर कोई सूट इंस्टीट्यूट करा सी ने इसके
अगेंस्ट, मतलब सी प्लेंटिफ हुआ और यहाँ पर डिफेंडेंट तो ये होगा, लेकिन ये जो है क्योंकि बार बार आ नहीं पाएगा तारीखों पे, तो उस केस में बी को बोल देगा कि आप मेरे एजेंट, आप मेरे बिहाफ पे काम कर लो, आपकी जो है यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करना है सूट पे, तारीखों पे जाना, मेरे बिहाफ पे आप चले जाओ। तो रूल 2 में वो पॉइंट किया हुआ है, समझ में आ गया। रूल 3 कहता है जो भी प्रोसेस की सर्विसिंग होगी, समन होगी, वैसे तो इसको होनी चाहिए, बट क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम रूल 3 में इसको दे देंगे। लेकिन अगर ये बंदा ना होए तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में हमें पता है जो प्लेंटिफ होता है, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है वहाँ पर भी कर सकता है, जहाँ डिफेंडेंट रहता है वहाँ पर भी कर सकता है सूट इंस्टीट्यूट, जहाँ डिफेंडेंट का बिजनेस है वहाँ भी कर सकता है। तो भले ही यहाँ पर केरला में उसका कोई एजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिजनेस तो वहाँ पे करता है, उसकी वहाँ पे बिजनेस की आना जाना तो है ना उसका, तो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट कर सकता है सूट, और इंस्टीट्यूट किया सूट तो भले ही वो यहाँ से नहीं आ सकता, दूसरी सिटी से यहाँ पे नहीं आ सकता, तो कोर्ट जो है यहाँ पर आएंगे रूल 6 में, और रूल 6 के सब रूल 3 में जो कहता है कि कोर्ट के पास पावर है, वो व्यक्ति को बोल सकते हैं कि देखो भाई ये मेरा जुरिस्डिक्शन तो यहीं पर है, आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को एजेंट के तौर पे अपॉइंट करो ताकि आपके बिहाफ पे जो मैं प्रोसेस कराऊँ, सर्विसेज कराऊँ, तो वो आप जो है उस व्यक्ति को दे पाऊँ मैं। तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए एजेंट। तो हमारे रूल 6 तक कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हमारा ऑर्डर 4 तो हम पहले ही कर चुके हैं ना। अब हम फिर नेक्स्ट अपना चलेंगे वापस से, जो हमारा नेक्स्ट रूल पड़ेगा, सॉरी नेक्स्ट ऑर्डर पड़ेगा, हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।